हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ग्रोथ ऑफ सेल बायोलॉजी एंड इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स एंड इन्वेस्टिगेशन इन 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी में किस तरीके से अचीवमेंट्स हुई, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशंस हुई है सेल बायोलॉजी में, हम उसे डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्लियर। तो ये है हमारा पार्ट 8.2 क्लास 11th द सेल। ये क्लास 11th को मद्देनज़र रख के बनाया गया है, ध्यान में 11th क्लास को रख के बनाया गया है, बट बेटा ये सभी क्लासेस के लिए है। 9th वाले 10th वाले स्टूडेंट्स भी इसे देख सकते हैं, इससे हेल्प ले सकते हैं। क्लियर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन 1900 में गार्नियर इंट्रोड्यूस टर्म एर्गेस्टोप्लाज्म। एर्गेस्टोप्लाज्म जो टर्म है वो गार्नियर ने पहली बार इंट्रोड्यूस की थी। फिर 1901 के अंदर स्ट्रासबर्गर ने इंट्रोड्यूस किया है टर्म प्लाज्मोडेस्माटा। 1901 के अंदर टी.एच. मॉन्टगोमेरी शोड दैट द होमोलॉजी, होमो का मतलब होता है एक, लोगस मतलब के सेम, लोसी होना मतलब जिसका दो सेम होना पेयर, ठीक है, जिसका सेम एड्रेस हो उसे बोलते हैं होमोलोगस। होमोलोगस क्रोमोसोम अंडरगो पेयरिंग और सिनेप्सिस ड्यूरिंग द रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन कब होता है? मियोसिस में होता है, जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तब रिडक्शन डिवीजन होता है, और इक्वेशनल डिवीजन तब होता है जब जर्म सेल से कोई नया सेल बनता है, तो उसे हम बोलते हैं माइटोसिस। होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम आपको तब बहुत अच्छे से क्लियर होगा बेटा जब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, तब आपको बहुत अच्छे से ये बात मैं आपको क्लियर कर दूंगी। 1902 के अंदर फिशर ने इस फिशर को नोबेल प्राइज़ मिला था। ही गॉट नोबेल प्राइज़ फॉर हिज पायनियरिंग स्टडी ऑफ द प्रोटीन। उन्होंने प्रोटीन के बारे में बताया था, स्टडी की थी, और उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। इन 1903 में बुचनर डिस्कवर्ड द एंजाइम एंड गॉट नोबेल प्राइज़ फॉर इट। बुचनर ने एंजाइम को डिस्कवर्ड किया था और उनको इसके लिए जो है वो नोबेल प्राइज़ भी मिला है। 1904 में एफ मेव्स उन्होंने डेमोस्ट्रेशन दिया था, मतलब एक्सपेरिमेंट करके बताया था, डेमोस्ट्रेशन द प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन द प्लांट सेल। उन्होंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट है। 1905 में जे.बी. फार्मर एंड जे.ई. मूर कॉइंड, उन्होंने नाम दिया था द टर्म मियोसिस फॉर द रिडक्शन एंड सेल डिवीजन। क्लियर हुआ? तो मियोसिस यहाँ पर आपको, यहाँ पे जो मैं बता रही थी होमोलोगस के, पे रिडक्शन डिवीजन मैंने बताया था मियोसिस, तो यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर होती है कि मियोसिस जो होता है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है, और माइटोसिस जो होता है बेटा वो इक्वेशनल डिवीजन होता है। तो ये रिडक्शन डिवीजन जो टर्म मियोसिस करता है, ये फार्मर और मोर ने बताया था। 1906 के अंदर टी.एम. स्वेट ने बताया था, इन्वेंट किया था कॉलम क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा मतलब कलर होता है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम किसी चीज़ के बारे में करते हैं उसे हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी स्वेट ने इन्वेंट की थी। 1906 के अंदर सी गॉल्जी एंड एसआर सेजल ने एक्चुअली स्टडी की थी रिगार्डिंग द नर्व सेल के बारे में, और इसके लिए इनको है ना नोबेल प्राइज़ मिला था। ही गॉट नोबेल प्राइज़ फॉर देयर कंट्रीब्यूशन रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल। उन्होंने सबसे पहले नर्व सेल के बारे में बताया भी, और इसके लिए उनको बहुत अचीवमेंट हुआ उनका, जो उन्हें नोबेल प्राइज़ इसके लिए मिला। 1907 में बेटा आर.जी. हैरिसन ने डेवलप्ड की थी एक टेक्निक। वो टेक्निक थी बेटा टिश्यू कल्चर, जो कि आज बहुत ज़्यादा ट्रेड में है। कल्टिवेटेड एम्फीबियन स्पाइनल कॉर्ड इन अ लिम्फ क्लॉथ से उन्होंने इसको कल्टिवेट किया। तो ये टिश्यू कल्चर जो टेक्निक है, एक सिंपल टिश्यू
को हम छोटा सा सेगमेंट लेकर हम उसी को बड़ा बनाकर या उसी से हम दूसरे सेगमेंट्स बना सकते, ये टिश्यू कल्चर टेक्निक को उन्होंने इस्तेमाल किया था। इन 1908 में मैटकिनॉफ ने और पॉल इलरिच ने नोबेल प्राइज़ मिला था उन्हें उनके कंट्रीब्यूशन के ऊपर फेगोसाइटोसिस के लिए। ही गॉट नोबेल प्राइज़ फॉर देयर कंट्रीब्यूशन ऑन फेगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया ड्यूरिंग इन्फेक्शन के दौरान किस तरह से फेगोसाइटोसिस एक प्रोसेस होती है, दूसरा स्टेनिंग प्रोसीजर उन्होंने समझाई थी बैक्टीरिया के लिए, और एंड स्टडी ऑन द इम्यूनिटी मतलब कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को उन्होंने बताया था, इम्यूनिटी को बताया था। 1910 में कोसेल ने इन्वेस्टिगेशन किया था। ही इन्वेस्टिगेटेड द केमिस्ट्री ऑफ द न्यूक्लियस के अंदर क्या मिस्ट्री है, किस तरीके से हिस्टोन और डीएनए से मिलकर वो बना हुआ है, तो इसकी मिस्ट्री को उन्होंने उस वक्त स्टडी किया था। इस केमिस्ट्री को उन्होंने केमिकल कॉन्फ़िगरेशन क्या है डीएनए की, इसको उन्होंने स्टडी किया था। एंड ही गॉट नोबेल प्राइज़ फॉर देयर कंट्रीब्यूशन, और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला है बेटा, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा अचीवमेंट था ये। 1915 में विलस्टेटर ने अपनी स्टडी की थी क्लोरोफिल के ऊपर। ही गॉट नोबेल प्राइज़ फॉर दिस स्टडी एंड अदर प्लांट पिगमेंट्स। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से प्लांट के पास क्लोरोप्लास्ट होता है और उसमें क्लोरोफिल भरा हुआ होता है, वो पिगमेंट की वजह से ही फोटोसिंथेसिस होता है। ये उस वक्त उन्होंने ही इसको बताया, इसकी स्टडी की, और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला क्योंकि ये बिल्कुल नया था, ठीक है, और ये प्रूव्ड हुआ है। 1922 के अंदर एवी हील एंड मेयरहोफ ने बहुत अच्छे से पाथवे और मेटाबॉलिज्म को बताया था, इसलिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ही गॉट नोबेल प्राइज़ फॉर देयर स्टडी ऑन द मेटाबॉलिज्म ऑफ मसल्स के मेटाबॉलिज्म में, मतलब कि यहाँ पर दोनों चीज़ें एक साथ हो रही है, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। हम एक एग्जांपल के लिए अगर हम लेते हैं तो बेटा हम स्टार्च लेते हैं, हम पोटैटो खाते हैं, उसमें स्टार्च होता है, सलाइवरी अमाइलेज उसको कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर, स्टार्च को तोड़कर वो किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, और हमारी बॉडी में जाकर वो स्टोर हो जाता है। फिर जब हमें एक ज़रूरत पड़ती है ड्यूरिंग द फास्टिंग, फिर से वो क्या होता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस फिर से बनता है और हमें उससे एनर्जी मिलती है। तो ये टूटना और फिर दोबारा से बनना, तो ये दोनों प्रोसेस क्या है, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, और दोनों मिलकर क्या बना देती है, मेटाबॉलिज्म। तो ये बिल्कुल नया कंसेप्ट था उस वक्त उन्होंने दिया, और उनको इसके लिए क्या हुआ है, नोबेल प्राइज़ मिला है। अच्छा, एक चीज़ और, एमिडेन मेयरहोफ पाथवे भी आया है ग्लाइकोलाइसिस के लिए, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था मसल्स टिश्यू में, और फॉर देयर रिलेशनशिप बिटवीन द मसल्स मेटाबॉलिज्म एंड लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। तो लैक्टिक एसिड के रिलेशन को इन्होंने बहुत अच्छे से बताया था कि जब हम विग्रस, ये लैक्टिक एसिड क्या होता है, जब हम विग्रस एक्सरसाइज कर देते हैं, पहले हमने नहीं की और हम एक दिन में बहुत ज़्यादा विग्रस एक्सरसाइज करते तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। वो लैक्टिक एसिड ट्रैप हो जाता है और उसकी वजह से हमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ये भी कंसेप्ट हमारा क्लियर हुआ हमारी आगे की स्टडीज़ में। 1922 लेका सेजिन ने डेवलप किया था फर्स्ट ऑटो रेडियोग्राफी मेथड। लोकलाइज रेडियो एक्टिव एलिमेंट को उन्होंने पोलिनियम को यूज़ किया था इन बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को स्टडी करने के लिए। क्लियर हुआ? नाइनटीन 1926 में स्वेटबर्ग को नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर देयर स्टडी ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल एंड स्पेशली प्रोटीन एंड फॉर देयर डेवलपमेंट ऑफ द एनालिटिकल अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको पता है स्वेटबर्ग यूनिट हमने राइबोसोम के में भी पढ़ा था जब हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के डिफरेंस बिटवीन स्टडी कर रहे थे। हमने कहा था कि उसमें 70S राइबोसोम होता है प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में 80S होता है। तो मैंने आपको एस का मतलब बताया था कि ये बेटा ये स्वेटबर्ग यूनिट है। तो ये अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन में जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है वो किस स्पीड से नीचे बैठता है, किस रेट से वो नीचे बैठता है, तो वो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ही अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन, ये टेक्निक उन्होंने एनालिटिकल टेक्निक को डेवलप किया था, इसी में उन्होंने देखा था और इसीलिए उन्होंने उस राइबोसोम के साथ जो यूनिट है उसको स्वेटबर्ग यूनिट बताया था। इस यूनिट को दिया था टी स्वेटबर्ग ने। क्लियर होता है यहाँ पर भी ये कंसेप्ट।
1930 में बेटा लैंड स्टैंडर्ड ने, कार्ल लैंड स्टैंडर्ड, इसको पूरा नाम है कार्ल लैंड स्टैंडर्ड, के लैंड स्टैंडर्ड, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था क्योंकि हम पहले ब्लड ग्रुप्स के बारे में नहीं जानते थे। इसके लिए भी बहुत एक अच्छी सी हिस्ट्री है। हम कभी जब हम AB ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे तो तभी आपको क्लियर हो जाएगा ये हिस्ट्री भी। तो इन्होंने पहली बार डिस्कवर किया था कि सभी इंसानों का जो ब्लड ग्रुप होता है वो एक खून का कलर, जो रेड कलर का हमें ब्लड दिखाई देता है वो वैसा ही सबका नहीं होता है। रेड ज़रूर पिगमेंट होता है आयरन की वजह से, बट सबके अंदर जो RH फैक्टर होता है, ब्लड ग्रुप जो होता है वो अलग अलग होता है। ब्लड ग्रुप के जो सेल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, मगर उसके ऊपर जो प्रोटीन होता है, एक और जो फैक्टर होता है वो रिप्रेजेंट करता है A को, B को, और साथ में RH फैक्टर जो है, रेसिस फैक्टर जो है वो भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये उन्होंने बताया था कि सभी का जो ब्लड ग्रुप होता है वो अलग अलग होता है, ज़रूरी नहीं है कि सभी का ब्लड ग्रुप जो है वो सेम हो। क्लियर? तो इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। ही गॉट नोबेल प्राइज़ फॉर द डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप एंड for the study of cellular एग्लूटिनिन्स और एंटीजन। तो इन्होंने उस वक्त बताया था कि एंटीजन बनता कैसे है, एग्लूटिनिन्स मतलब कि एंटीबॉडीज़ कैसे बनती हैं, और क्या पिगमेंट होता है वहाँ पर हमारी RBC की सरफेस पर। ठीक है। 1931 में ओ वारबर्ग को नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर द स्टडी ऑफ द नेचर एंड द मोड ऑफ द एक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स फॉर देयर द स्टडी ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन द मेटाबॉलिज्म। उनको इसलिए नोबेल प्राइज़ मिला कि उन्होंने स्टडी करी थी किसके ऊपर, नेचर एंड द मोड ऑफ द रेस्पिरेटरी एंजाइम। इस रेस्पिरेटरी एंजाइम का क्या मोड ऑफ एक्शन है और क्या नेचर रहता है उसका, किस तरीके से वो वर्क करता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मेटाबॉलिज्म में क्या रिस्पॉन्सिबल है, किस तरीके से प्रोसेस करता है, ये इन्होंने 1931 में वारबर्ग ने बताया था। और इसके लिए ये बिल्कुल नया कंसेप्ट है, ये भी आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस क्लियर हो जाएगा और हम इसको स्टडी करेंगे। इसके लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। 1931 में रुस्का और M. कैनॉल बिल्ड द फर्स्ट, पहली बार ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इन्होंने बताया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्होंने पहली बार बिल्ड किया था और इसी से ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी टेक्निक जो है वो इन्वेंट हुई है, ट्रांसमिशन T इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। क्लियर बेटा? 1931 में J.Q. प्लाव कॉइंड किया था उन्होंने प्लाज्मोलेमा। क्लियर? 1931 में लेविस, W.H. लेविस ने डिस्कवर्ड किया था पिनोसाइटोसिस प्रोसेस को। 1932 में जेर्निक इन्वेंट फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप उन्होंने पहली बार बताया और इसको इन्वेंट करने के लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1953 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी हम पढ़ते हैं। क्लियर? और ये स्टडी के अंदर ऑर्गेनली और अल्ट्रा जो बहुत छोटे स्ट्रक्चर्स हैं उनको स्टडी करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। 1933 में T.H. मॉर्गन ने को नोबेल प्राइज़ मिला था उनकी डिस्कवरी के लिए कंसर्निंग द रोल ऑफ क्रोमोसोम इन द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी। क्यों मैंने आपको बोला कि इनको क्यों मिला है नोबेल प्राइज़? इनको नोबेल प्राइज़ इसलिए मिला क्योंकि इन्होंने बताया कि जो क्रोमोसोम होते हैं वही एक्चुअली क्या करते हैं, हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते। तो इट मीन्स के क्रोमोसोम कंटेन द हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन। क्लियर? इसके बाद 1933 में टिसेलिस ने इंट्रोड्यूस की थी द टेक्निक ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर सेपरेटिंग प्रोटीन इन सोल्यूशन के अंदर जो प्रोटीन को सेपरेट करने की जो टेक्निक है, इवन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक जो है ये इन्होंने बताई। इस टेक्निक को अब हम DNA को इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम DNA फिंगरप्रिंटिंग भी इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से ही की जाती है। तो किसी भी प्रोटीन के बैंड को उसकी साइज़ के हिसाब से हम उसे क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस एक मेथड होती है। 1935 में डैनिली एंड डेवसन इन दोनों ने प्रपोज किया था प्रोटीन लिपिड प्रोटीन स्ट्रक्चर। इन्होंने बताया था कि जो लिपिड
जो हमारी मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है और वो मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है कि प्रोटीन, लिपिड प्रोटीन का कंसेप्ट होता है, एक तरीके का सैंडविच मॉडल होता है। ये इन्होंने समझाया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। फिर आगे पता चला कि वो एक तरीके का फ्लूइड मोजाइक मॉडल है। आएगा बेटा आगे, वो भी क्लियर हो जाएगा। 1935 में एम कुनोन ने डेमोस्ट्रेट किया था फिजिबिलिटी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को, उन्होंने डेमोस्ट्रेट करके बताया था कि ये कितना ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल है। 1935 में एम.डब्ल्यू. स्टैनले ने आइसोलेट किया था टोबैको मोजाइक वायरस, TMV वायरस इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। उन्होंने बताया, आइसोलेट किया था, आइसोलेट मतलब कि इन्होंने निकाल के बताया था कि इस तरीके से ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। तो वायरस जो होता है वो अपना होस्ट ओरिएंटेड होता है, मतलब ये टोबैको को प्लांट को इन्फेक्ट करने वाला टोबैको मोजाइक वायरस है। ये प्लांट को ही इन्फेक्ट करेगा, वो भी टोबैको के, किसी और को नहीं करेगा। और अगर किसी और को ये नहीं करता है तो ये क्रिस्टलाइन के फॉर्म में रहता है। ये इन्होंने उस वक्त यहाँ पे आइसोलेट करके स्टैनले ने बताया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट था। 1937 में वैन स्नेज गायगेरी ने स्टडी की थी ऑन बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द विटामिन सी। 1937 में एच ए क्रैब ने क्रैब साइकिल दी, जिसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं, जिसे हम ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल भी कहते हैं। और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था इनके वर्क के लिए 1953 में, जो कि बहुत अच्छा और बहुत नया था। ये कंसेप्ट कभी किसी को मालूम नहीं था इसके पहले। बेरेन ने 1938 में एम्प्लॉय किया था डिफरेंट सेंट्रीफ्यूगेशनल सेपरेशन टू सेपरेट न्यूक्लिया एंड साइटोप्लाज्म फ्रॉम द लीवर। लीवर से हम किस तरह से न्यूक्लियस को अलग कर सकते हैं, साइटोप्लाज्म को अलग कर सकते हैं लीवर सेल से। ये सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से इन्होंने बताया था, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से। 1939 में F.A. लिपमैन ने प्रपोज किया था सेंट्रल मेटाबॉलिक रोल ऑफ ATP। ATP का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। किस तरीके से ये एनर्जी जो है एक सेंट्रल रोल प्ले करती हैं, लगती भी हैं और कहीं से हमें मिलती भी हैं, ये बताया था इन्होंने 1931 में लिपमैन ने। तो बेटा यहाँ पर जो हम आज स्टडी कर रहे हैं, हमने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस किया। ऐसा मैंने नहीं कहा कि मैंने सभी को यहाँ पर बताया है, सभी के अचीवमेंट बताए, तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उनके अचीवमेंट्स हैं। हमने बस कुछ सेलेक्टेड लोगों के ही अचीवमेंट्स यहाँ पर लिए हैं, इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन और नोबेल प्राइज़ जिन्हें मिला है, कुछ साइंटिस्ट के ही यहाँ पर लिए, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस हैं, अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। होप यू अंडरस्टैंड वेल इन दिस लेक्चर। इफ़ यू अंडरस्टैंड वेल इन दिस लेक्चर, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू सो मच।